एक 16 साल का लड़का होता है। वो अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ। पहले धीरे से बुलाता है, फिर तेज आवाज लगाता है, फिर और तेज आवाज लगाता है। जैसे ही माँ उसकी तीसरी आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ती है और अपने घर की दहलीज जैसे ही पार करती है, उस लड़के का सिर माँ की गोद में आकर गिरता है। बस इतना था कि बेटे का सर फुटबॉल की तरह माँ की गोद में आकर गिरता है तो माँ की चीख निकल जाती है। माँ जोर से चिल्लाती है कि अरे मेरे बेटे, और पूरे गांव में ये चीख की आवाज फैल जाती है। माँ की चीख का शोर इतना तेज था कि गांव के आसपास के जो घर थे और गांव के दूर तक के जो घर थे, वहां तक चीख पुकार की आवाजें पहुंच जाती हैं। दीपावली पर्व था। इस तरफ शासन प्रशासन अपनी तैयारी में लगा हुआ था और सब लोग अपने घर पे रंग रोगन कर रहे थे। पर एक ही ऐसा घर था जिसमें कि मातम फैल चुका था। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। वो शासन प्रशासन से इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाता है और आग्रह करता है कि जिन लोगों ने किया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर कठिन से कठिन सजा दी जाए। जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या छोटी सी बात के लिए किसी के इकलौते बेटे को इस तरह मौत के घाट उतार देना सही था? क्या उसकी खुशी को गम में बदल देना सही था? क्या उसके दीपावली के उजाले वाले त्योहार को अंधेरे में बदल देना कहां तक सही था? जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी सोचने लगेंगे कि क्या किसी के त्योहार को इस तरह खराब कर देना, क्या किसी की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर देना कहां तक सही था? कौन था ये 16 साल का लड़का? किसने इस वारदात को अंजाम दिया और क्यों दिया? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मेरे साथ मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप, और एक नई और सच्ची घटना के साथ जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी सत्य घटनाएं आप तक पहुंचती रहें और मुझे आपका सहयोग मिलता रहे। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर। जौनपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जगह है बादशाहपुर। बादशाहपुर का गांव आता है कमरुद्दीन। मैं बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 की। दीपावली का दिन था। सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, खुशी मना रहे थे। कोई घर पर लड़ी लगा रहा था, कोई रंगोली बना रहा था, कोई पुताई का काम जो बचा हुआ था उसे पूरा करने में लगा था। सुबह का समय होता है, लगभग 7 बजे के आसपास। गांव में ही रहने वाले रामजीत यादव का इकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा हुआ था, मंजन कर रहा था, दिन की दिनचर्या चालू कर रहा था। लोगों का आना जाना था, लोग आ जा रहे थे। 5 बहनों का इकलौता भाई होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू। 5 बहनें थीं और इकलौता भाई था जिसकी उम्र 16 साल होती है। और वो अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ। फिर तेज चिल्लाता है, माँ। वो फिर तेज चिल्लाता है, माँ। जब तक माँ आशा देवी, जो माँ का नाम होता है आशा देवी होता है, और जब तक वो तीसरी आवाज सुनकर अनुराग यादव और छोटू की तरफ भागती हैं, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो छोटू को देखती हैं तो छोटू का शरीर तो था पर सर धड़ से अलग था और सर माँ की गोद में आकर गिरता है। माँ बदहवास हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या और किसने ऐसा किया। और वो देखती है कि 3-4 लोग साथ में जो उनके पास में रहा करते थे, जिनका नाम था लालता यादव और उसका एक बेटा रमेश यादव और एक लड़का सूरज यादव, और करीब 2-4 लोग और साथ में थे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। किसी के हाथ में हसिया था, किसी के हाथ में अन्य धारदार हथियार थे, और वो लड़के के पीछे दौड़ रहे थे, लड़का उनका आगे दौड़ रहा था। और एक जोरदार वार लड़के के ऊपर किया जाता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अब माँ का रोकर बुरा हाल था। माँ का रोकर बुरा हाल तो होना ही था, क्योंकि 5 बहनों का इकलौता बेटा था और माँ की आंखों का तारा था। उम्र 16 साल थी और एक ताइक्वांडो, जो कराटे जैसी एक कला होती है, उसका माहिर खिलाड़ी था।
अब पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, सोशल मीडिया पर यह खबर चल जाती है। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी होते हैं और अजय पाल जी वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस पहुंच जाती है, फॉरेंसिक गांव पहुंच जाता है और 29 अक्टूबर 2024 को ये लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर गया था। अभी तक हमने कहानी में ये जाना कि 16 साल के एक बच्चा, एक लड़का, होनहार ताइक्वांडो का खिलाड़ी अनुराग यादव और छोटू, 5 बहनों का इकलौता भाई, मां की आंखों का तारा, सुबह सुबह अपने घर के बाहर खड़ा था, मंजन कर रहा था और पास में ही लालता प्रसाद और जो रहते थे उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया, मां की गोद में आकर सर गिरा। इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कारण था कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और घर के इकलौते चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। और दीपावली का पर्व का त्योहार जिसमें रोशनी होती है, उस त्योहार में, उस पूरे घर में, उनकी जिंदगी में मातम फैला दिया। पास में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर कई सालों से विवाद चलता आ रहा था। छोटू उस जमीन के टुकड़े को साफ करने के लिए जाता है तो लालता प्रसाद पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और आसपास के लोग पूछते हैं। तो छोटू उर्फ अनुराग यादव कहता है कि दीपावली का समय है, घास लगी है, इस घास को काट दूं जिससे जमीन साफ हो जाएगी और दीपावली पर साफ सफाई होनी चाहिए। अब पास में ही लालता प्रसाद जो रहा करते थे वो अपने बेटे को लेकर वहां पर जाता है, उसे डराता है, धमकाता है, गंदी गंदी गालियां देता है और कहता है कि तुम यहां से चले जाओ। तब गांव के आसपास के लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह से बात मत करो, आप लोग आपस में, वैसे भी अगले दिन त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, लड़ाई झगड़ा क्यों करना, तुम भी अच्छे से त्योहार मनाओ और इन्हें भी त्योहार मनाने दो, और ये जमीन की जो बात है वो अपन बाद में कर लेंगे। पर कोई नहीं जानता था कि लालता प्रसाद के दिमाग में क्या चल रहा है। 29 अगस्त को तो वो शांत हो जाता है, पर 30 अगस्त को सुबह सुबह वो इस वारदात को अंजाम दे देता है। प्लानिंग करते हैं, अपने घर के कुछ लोगों को लेता है और इस वारदात को अंजाम देता है। अब 30 तारीख की सुबह, 30 अक्टूबर की सुबह, दीपावली का दिन होता है। सब लोग अपने अपनी तैयारियों में लगे थे, अपने परिवार के साथ, अपने बेटों के साथ और कुछ लोगों को साथ में लेकर धारदार हथियार लेकर वहां पर पहुंचता है और इस वारदात को अंजाम दे देता है। सोशल मीडिया पर मां के हाथ में बच्चे की जो हेड होता है, गर्दन होती है, वो रखी हुई थी और उसका रो रो के बुरा हाल था और इस वीडियो वायरल हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले, लगभग 1995 से। रामजीत यादव और उसके 20 मीटर दूर रहा करता था लालता यादव। लालता यादव एक दमंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है और रामजीत यादव की 5 बेटियां और एक बेटा है, जो कि मैंने आपको बताया अनुराग यादव और छोटू के पिताजी होते हैं। 1995 में ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर दोनों परिवारों में विवाद हुआ करता था, क्योंकि लालता प्रसाद बोलता था कि ये जमीन मेरी है और अनुराग के जो पिताजी होते हैं वो ये बोलते थे कि ये जमीन मेरी है। जमीन ज्यादा नहीं थी, 1.5 से 2 बीघा के आसपास थी और छोटी सी जमीन पर इतना बड़ा विवाद चल रहा था। अब दोनों पक्षों में कई सालों से लेकर विवाद चल रहा था, दोनों की आपस में बनती नहीं थी, दोनों आपस में बातचीत ही नहीं करते थे, दोनों जमीन के लिए दावेदारी कर रहे थे। तो आखिरकार पंच बैठते हैं, पंच समझाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारे हिस्से में जमीन आ रही है, तुम उस जमीन से अपनी दीवार खड़ी कर लो, वो जमीन तुम्हारी है। और लालता प्रसाद को भी समझाते हैं कि उस हिस्से की जमीन है, तुम उस पर अपनी दीवार खड़ी करके अपना कब्जा कर लो, वो जमीन तुम्हारी है और इस विवाद को खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा विवाद। पंच पूरी कोशिश करते हैं पर लालता प्रसाद मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो दमंग प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो कहता है कि ये जमीन तो मैं अपने कब्जे में लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तब लालता प्रसाद एक ही साल के अंदर रामजीत यादव के परिवार पर लगभग 16 मुकदमे दर्ज करवा देता है। एक ही परिवार पर कुछ ही समय में 16 मुकदमे दर्ज करवा देना अपने आप में एक रहस्यमय, एक दबावपूर्ण बात है। रामजीत यादव का परिवार तो पहले ही दबा हुआ था। अब इस घटना के 10 से 15 दिन पहले ही इन्होंने उस परिवार के ऊपर 17वां मुकदमा दर्ज करवा दिया था। सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन थे और रामजीत के परिवार को
किसी न किसी मुकदमे में उलझा दिया जाता। वह गरीब परिवार का व्यक्ति था, महीने में 30 दिन होते हैं तो 15 दिन तो वो कोर्ट पे पेशी ही करता और उसका जीवन ऐसे डर के साए में, ऐसे दबाव के साए में चल रहा था और उसे लग रहा था कि पता नहीं कब मेरे ऊपर 18वां मुकदमा दर्ज हो जाए और एक अगला मुकदमा दर्ज हो जाए। इसी साए में वो जी रहा था। तभी रामजी अनुराग यादव का जो परिवार होता है उनकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। अब इसके बावजूद एक दरोगा होता है पुलिस में, जो पुलिस को शे दे रहा था, पुलिस को अपने हिसाब से चला रहा था, या यूं कहें कि पुलिस उसके हाथों की कठपुतली बन गई थी। वो जैसा कहता पुलिस अनुराग यादव के पिता और उसके परिवार पर मुकदमा दर्ज कर देती। ये क्रम आगे बढ़ता जाता है, दबाव आगे बढ़ता जाता है और दिन आता है 30 अक्टूबर 2024 का। दीपावली का दिन था, सुबह का समय था और अनुराग यादव के पीछे जो पड़ोस के परिवार होता है, दबंग परिवार होता है, वो पड़ जाता है और धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। उसकी गर्दन उसकी मां की गोद में आकर गिरती है। एक जंगल राज का एक नया चेहरा हमें देखने को मिलता है आज के इस युग में, जहां पुलिस बड़े बड़े दावे करती है और ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। दूसरी तरफ सरकार पर उंगली उठना चालू हो जाती है, दबाव बनना चालू हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तो उसकी बहन कहती है कि हमने पहले भी कई आवेदन दिए थे, बड़े बड़े अधिकारियों को बताया था, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसके परिवार में एक व्यक्ति दरोगा है, पुलिस में है और उसी के इशारे पर पुलिस चलती है। अगर पहले कार्रवाई कर दी होती, पहले सुनवाई हो गई होती, तो आज हमारा भाई जिंदा होता। पर जब भी हमने शिकायत की, रिक्वेस्ट की, परिवार की तरफ किसी ने मुड़कर नहीं देखा। इस हत्याकांड जो आज हो गया है, आज हमारा भाई चला गया है, सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तमाम मीडिया कर्मी पहुंच गए हैं और जब बात होती है तो घर घर में चर्चा हो रही थी कि जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए एक 16 साल के ताइक्वांडो खिलाड़ी, 5 बहनों के एक भाई, घर के सिर्फ एक चिराग को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। दीपावली के त्योहार को, जो उजाले का त्योहार था, रोशनी का त्योहार था, उस त्योहार को अंधेरे में, मातम में बदल दिया गया। अब बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। बहनें करें तो करें क्या? तो बहनें कहती हैं कि अगर हमारे भाई की हत्या का बदला नहीं लिया गया, इन लोगों को कठिन से कठिन सजा नहीं दी गई, तो आप फूलन देवी 2 पार्ट देखेंगे। हमें हथियार उठाने पड़ेंगे और हमें अपने भाई की बदला लेना पड़ेगा और हम इसकी जिम्मेदारी किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे तो घर में अब कोई बचा ही नहीं है। अब सवाल ये था कि आखिर करें तो करें क्या? लेखपाल के पास जब ये गए थे जमीन की दीवार खड़ी करवाने के लिए, जो पंचों ने कहा था, तो लेखपाल ने कहा था कि जमीन पर बहुत विवाद है, शायद ये जमीन खून मांग रही है। मतलब लेखपाल और वहां के जो अधिकारी थे, उन्हें कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ आशंका थी कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद भी उन्होंने दबंग परिवार के दबाव में कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दिया और एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी, जो कि 5 बहनों का एक भाई था, उसकी जान चली गई। उससे कहीं ज्यादा दोषी लालता प्रसाद का जो परिवार है, उसमें एक दरोगा होता है और उसने कानून का दुरुपयोग किया, वो भी है, उसे भी कठिन से कठिन सजा मिलेगी। अब इस दबंग परिवार की वजह से वहां जो शाम को जो लोग होते थे घर में, वो भी निकलना बंद कर दिया था। डरते थे वहां पर, इनकी दबंगाई थी, क्योंकि बड़ा परिवार था। कुछ घर में परिवार में कुछ पुलिस के लोग भी थे। अनुराग यादव उर्फ छोटू, जो कि ताइक्वांडो खिलाड़ी था, परिवार का इकलौता बच्चा था, 5 बहनों का एक भाई था और छोटे से जमीन के टुकड़े के विवाद के लिए उसकी जान चली गई। यूं कहें कि फिल्मी अंदाज जंगल राज की तरह उसकी कटी हुई गर्दन उसकी मां की गोदी में पड़ी रही और मां बिलखती रही, रोती रही और कई समय बाद उसकी सुनवाई हुई। एक छोटे से जमीन के टुकड़े ने एक परिवार के चिराग को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया, उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। 5 बहनों के भाई जो कलाई पर राखी बांधती थी, उसकी कलाई को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। बहुत दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। आरोपियों को जितनी कठिन से कठिन सजा दी जाए, कठोर से कठोर दंड दिया जाए, कम है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है।
बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है और इस घटना से रूबरू कराना है। और बहुत ही दुख घटना है। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि अनुराग यादव और छोटू यादव के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे और दोषियों को कठिन से कठिन कार्रवाई हो, उनको कठिन से कठिन सजा मिले। अगली कहानी में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। आप कहानी तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, एक नई कहानी, एक नई हिम्मत, एक नई जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।